तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग टिहरी रियासत को कंप्लीट कर देंगे। जितना हमने 3 क्लासेस देखी हैं टिहरी रियासत की, उम्मीद है आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा, आप लोगों के वो समझ आया होगा। ठीक है, आज का जो सेशन होगा, आज हमारा क्या होगा, टिहरी रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ने जो संडे के क्विज के टॉपिक दिए हैं, जो आने वाले संडे है, वो मैं आपको दे चुका हूँ। जिसने वो नहीं देखा, आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाके आने वाले संडे के जो क्विज के टॉपिक हैं उसको आप देख लेना, और उससे मैं क्वेश्चन करूँगा। और वो टॉपिक सारे मैंने आपको क्या किए हैं, पढ़ाए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों को आज मैं थोड़ा डिफरेंट चेंज भी लग रहा हूँ, संभवतः स्मार्ट लग रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का आपका टॉपिक है टिहरी का भारत में विलय। किसका? टिहरी का। और इसको ढंग से समझना है। ठीक है, आपको कैसे समझना है, क्या करना है, और इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, टिहरी का भारत में विलय। ठीक है, टिहरी का भारत में आखिर विलय कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए आखिर ऐसी क्या कंडीशन बनी कि टिहरी का भारत में विलय करने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट के तहत हम चलेंगे, पूरी कहानी को हम समझेंगे, उसके बाद आप इजीली इस चीज़ को समझेंगे। ठीक, देखिए, जब मैंने आपको टिहरी रियासत पढ़ाया था, स्टार्ट किया था, मैंने क्या कहा था कि पवार वंश के आगे के जो वंशज थे उनको टिहरी मिला था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, आप लोग टिहरी पे शासन कीजिए। तो जब टिहरी मिला था, मैंने क्या कहा, सुदर्शन शाह के काल से लेके आगे नरेंद्र शाह वगैरह के काल तक, या मानवेंद्र शाह के काल तक टिहरी में जन आंदोलनों का एक लंबा इतिहास था। यानी जनता ने वहाँ पे क्या किए, आंदोलन की। उन आंदोलनों के पीछे अलग अलग फैक्ट काम कर रहे थे। जैसे कुछ वन संपदा को लेके आंदोलन थे, कुछ वहाँ के राजकीय जो कर्मचारी थे उनके द्वारा जो जनता पे अत्याचार किया जा था उसके द्वारा, कुछ राजा के द्वारा बहुत ज़्यादा निष्क्रियता दिखाना, यानी राजा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था तो उसके जो राजकीय कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जनता को परेशान करना, या मुआफिदार यानी जिसको मैं जमींदार गैर था, जो रवाई वगैरह के इलाके में थे उनके द्वारा जो जनता को परेशान किया जाना था, वो सब चीज़ें एक फैक्ट के तहत वहाँ पे क्या कर रही थी, काम कर रही थी। इन जन आंदोलनों का इतिहास बनवा रही थी, मतलब इन जन आंदोलनों की, यानी इस टिहरी के भारत में विलय की एक प्रकार की पृष्ठभूमि को तैयार कर रही थी। ठीक है, तो ये जन आंदोलन 1920 के दशक में, यानी 1920 से 1930 के बीच तेज होने लगे थे। ठीक है, यानी तेज होने लगे थे का मतलब इस दौरान 1920 से 30 के दशक में जो टिहरी का, मतलब आप ये कह सकते हैं, जो टिहरी में जो टिहरी राजा था या टिहरी की जनता थी, उस रियासत के खिलाफ बगावत करने लग गई थी। इसके पीछे क्या फैक्टर हो सकते हैं? देखिए, भारत का इतिहास जब आप पढ़ोगे, इस दौरान 1920-30 के दौरान बहुत सी घटनाएं भारत में घटती हैं। जैसे लोग जन आंदोलन से जुड़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, या आप असहयोग आंदोलन कह सकते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं थी जहां पे पब्लिक क्या कर रही थी, अंग्रेजों से, मतलब अंग्रेजों से खुद को मुक्ति चाहती थी। वो कहाँ? जहां पे अंग्रेज शासन कर रहे थे। जब अंग्रेजों से भारत की जनता भारत मुक्ति चाहती थी तो कुछ ऐसे भी इलाके थे जो देसी रियासत कहलाते थे, यानी जहाँ पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, वहाँ एक राजा यानी उस रियासत का महाराजा शासन करता था। उन वहाँ की जनता ने भी देखा कि अन्य भारत का जो इलाका है वहाँ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो रहे हैं, क्यों ना हम भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु इन रियासतों में क्या करें, आंदोलन करें, या इन रियासतों के अत्याचारों से खुद को मुक्ति दें। ठीक है, यानी एक बड़ा फैक्टर, आप इस फैक्टर इसमें कह सकते हैं कि भारत में जो उस दौरान जन आंदोलनों का दौर था। यानी 1920 से 30-40 के दशक में भारत में बहुत से आंदोलन हुए। आप देखिए, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। तो इसी क्रम में समानांतर देशी रियासतों में भी आंदोलन हुए कि हमें रियासतों से मुक्ति चाहिए। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या हो सकता है, उस दौरान भारत में जन आंदोलनों का दौर था। यानी पहला फैक्टर लिख लीजिए, भारत में उस समय जन आंदोलनों का दौर था। तो वही चीज देशी रियासतों में भी हो रही थी। ठीक है, पहला फैक्टर यह है। दूसरा फैक्टर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। क्या लिख सकते हैं दूसरा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये भी एक प्रकार का क्या हो सकता है, इससे मुक्ति का एक रास्ता। यानी देशी रियासतों से वहाँ की जनता को मुक्ति चाहिए थी, तो भारत में स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था। एक तो जन आंदोलन चल रहे थे, दूसरा स्वतंत्रता के लिए संग्राम चल रहा था। ठीक है,
अन्य जो फैक्टर था वो मेन टिहरी की ओर अगर आते हैं तो वहाँ की थी वन व्यवस्था। ठीक है, यहाँ से आपने चीज़ों को समझना है कि आखिर ये मैं वन व्यवस्था जो कह रहा हूँ ये क्या थी। ठीक है, यानी टिहरी में जो वन व्यवस्था चल रही थी इसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, विरोध हुआ था। ठीक है, इसका पुरजोर विरोध था। यही कारण क्या हुआ था, टिहरी से वहाँ की जनता की मुक्ति का सबसे बड़ा एक कारण बनने जा रहा था। देखो हुआ क्या था, 1927-28 के टाइम पे एक वन नीति को अडॉप्ट किया गया था। कब, 1927-28। ठीक है, इस दौरान एक वन नीति लाई गई थी, फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई थी। इसमें क्या किया गया था, ग्रामीणों के अधिकारों को कम किया गया था वनों पे। ठीक है, यानी एक प्रकार के कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे। वहाँ के जो वन फॉरेस्ट का इलाका होगा, वहाँ की जो जनता थी या ग्रामीण थे या नॉर्मल जो प्रजा थी, उनके जो वन संपदा को लेकर जो अधिकार थे, इस वन नीति यानी इस पॉलिसी में क्या किया गया था, उनके अधिकारों को सीमित किया गया था। एक प्रकार का सीमांकन किया गया था, एक प्रकार का कठोर प्रतिबंध लगाया गया था ग्रामीण जनता या टिहरी रियासत की प्रजा पे। ठीक है, और वो सब कब हो रहा था, इस वन व्यवस्था 1927-28 के दशक में, जब यानी इस दौरान। ठीक है, जब इस वन व्यवस्था का विरोध जनता ने शुरू कर दिया तो वन व्यवस्था के विरोध में अनेक प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले इन लोगों ने एक पंचायत का गठन किया। ठीक है, जिसको क्या बोला गया, आज़ाद पंचायत। मतलब अपने आप में एक पंचायत थी जो ये चाहती थी कि वनों पे जो अधिकार है उसको, जनता के लिए जो अधिकार है उसको दिलाने का काम ये करती थी। इसमें कुछ प्रजा होती थी, कुछ सदस्य होते थे। ठीक है, अपने आप में एक आज़ाद पंचायत थी जो वनों में प्रजा की रक्षा यानी उनके हितों की रक्षा यानी वन संसाधनों की रक्षा हेतु काम कर रही थी। ठीक, तो इस दौरान क्या हुआ था, एक अंग्रेज आपका विंडम मतलब अंग्रेज कमिश्नर था या उप कमिश्नर था, जो भी था उसका नाम था अंग्रेज कमिश्नर विंडम। ठीक है, इसने क्या किया, टिहरी के अलावा, टिहरी पे तो इनका नियंत्रण था नहीं, ये तो अन्य उत्तराखंड में थे, टिहरी में तो महाराज था। इसने क्या कर दिया, वन नीति में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, थोड़े अधिकार दिए जनता को। कहाँ, टिहरी रियासत के अलावा अन्य जगहों पे। टिहरी में कंडीशन जस की तस रही। ठीक है, इस विंडम ने अन्य उत्तराखंड के इलाकों में थोड़ी जनता को रियायत दी, लेकिन टिहरी में ये सब चीज़ें नहीं हुई, तो टिहरी में जन आंदोलन उग्र होने लग गया। ठीक है, क्योंकि वो ये चाहते थे हमें अधिकार मिले। इसी दौरान क्या होता है, रवाई के जो किसान थे, कृषक किसान कह सकते हैं यहाँ पे, रवाई के जो टिहरी में एक रवाई जगह पड़ती थी, वहाँ की जो प्रजा होती है वो क्या करती है, अपने आप में धरना करती है, प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण उनका प्रदर्शन चल रहा होता है कि इनका जो रवाई के किसान होते हैं, रवाई के। ठीक है, और ये रवाई के किसान बैठे रहते हैं तिलाड़ी के मैदान पे। कहाँ बैठे रहते हैं, तिलाड़ी के मैदान पे। और ये जो तिलाड़ी का मैदान है ये यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तिलाड़ी मैदान कहाँ है, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, रवाई के किसान क्या कर रहे थे, इस वन नीति के खिलाफ विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शनों को दर्शा रहे थे। तो जब जनता वहाँ बैठी थी, विरोध कर रही थी, तो उस समय जो शासक था यानी जो टिहरी का राजा था वो था महाराजा नरेंद्र शाह। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, नरेंद्र शाह, यानी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, रवाई कांड के समय, ये मैं रवाई कांड पढ़ाऊंगा। ठीक है, टिहरी नरेश कौन था, नरेंद्र शाह। ये तो यहाँ था नहीं, ये कहाँ था, पश्चिमी देशों की यात्रा पे संभवतः था या विदेश यात्रा पे था। तो इसने अपना एक दीवान नियुक्त किया था जिसका नाम था चक्रधर जुयाल। क्या था, चक्रधर जुयाल। ठीक, चक्रधर जुयाल। इस चक्रधर जुयाल के पास क्योंकि दीवान था तो इसके पास अधिकार भी बहुत ज़्यादा था, एक अपने आप में मतलब अच्छा खासा इसका पद हुआ करता था इन दीवानों का। ठीक है, नरेंद्र शाह तो यहाँ नहीं था। इसने क्या कर दिया, जो रवाई के जो किसान थे, जो तिलाड़ी के मैदान पे प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर गोलियाँ चलवा दी। यानी गोलियाँ चलवाने के बाद लगभग 100 से अधिक लोगों की क्या चली गई, उसमें जान चली गई। ठीक है, जब 100 से अधिक लोगों की जान चली गई, इस घटना को टिहरी का जलियांवाला भी बोलते हैं। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है टिहरी का जलियांवाला कौन सी घटना थी, वो आप बताओगे रवाई कांड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टिहरी का जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला। ठीक, यानी अपने आप में इस दीवान चक्रधर जुयाल ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों पे क्या कर दी, गोलियां चला दी और 100 से अधिक लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ठीक है, इस वजह से जब ये सब घटनाक्रम था तो नरेंद्र शाह की काल का एक कलंक इसको कहते हैं, वो अपने आप में था। ठीक है, जब वन नीति का विरोध हुआ, रवाई कांड हुआ, उससे आगे वो क्या होता है देखिए।
उससे आगे को आपका जो अलग घटनाएं होती हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए इतना तो सब चल ही रहा था। रवाई के बाद होता है प्रजामंडल, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं आपका प्रजामंडल। ठीक है, अब प्रजामंडल की जो चीज़ें हैं, आप रवाई कांड अगर आपसे पूछता है कभी, तो अपडेट मैंने कल भी बताई थी आपको। रवाई कांड आप कब बताएंगे? 30 मई 1930 को। ठीक है, वो रवाई कांड अगर आपसे पूछेगा कब हुआ था, 30 मई 1930। क्यों हुआ था? वन नीति के विरोध में कहोगे आप। क्या कहोगे? वन नीति विरोध। ठीक है, जो नई वन नीति का लाए थे उसका विरोध। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है, कहाँ हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित था, किस रियासत से संबंधित था? टिहरी से। ठीक है, कौन वहाँ का शासक था? नरेंद्र शाह। ये सब फैक्ट है। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा आपको। देखिए नरेंद्र शाह। किसने गोलियां चलाई थी? दीवान चक्रधर ने। ठीक है, चक्रधर जुयाल। ठीक है, और कहाँ हुआ था, किस मैदान पे हुआ था आपसे पूछता है? तिलाड़ी का मैदान। ठीक है, और किस नदी के किनारे पूछता है? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, कब घटना हुई थी ये? ठीक है, और गोली इसने चलाई थी और क्यों हुआ था? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों। ठीक है, वन नीति का विरोध कर रहे थे ग्रामीण। ठीक है, जब ये सब घटनाएं हुई तो इसी दौरान आगे जाके आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब इसके लिए आज़ाद पंचायत वगैरह भी गठित हुई थी। ठीक है, उसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना। 1927-28 की जो वन नीति थी उसके विरोध कर रहे थे ग्रामीण लोग। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होते हैं। आगे जाके गुजरात में कांग्रेस का एक सम्मेलन होता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और वो था 1938 में। ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं देना है। गुजरात में ऐसे एक हल्का फुल्का सम्मेलन करते हैं कांग्रेसी। ठीक है, अभी प्रॉपर सम्मेलन नहीं था, ऐसे ही अर्धवार्षिक हो सकता है, मासिक हो सकता है, कुछ इस प्रकार का एक सम्मेलन था। इसमें क्या कहा गया था कांग्रेसियों द्वारा, कांग्रेस द्वारा, कि जो देसी रियासतें थी भारत में अलग अलग जगहों पे, ठीक है, वहाँ की जो प्रजा है वो एक मंडल का गठन कर सकती है अपने राज्य की प्रजा के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, यानी उन लोगों ने ये कहा जो देसी रियासत है वहाँ की प्रजा को ये अधिकार होगा कि एक संगठन टाइप के बना सकते हैं और अपनी प्रजा का हित यानी अपनी प्रजा का संरक्षण उस संगठन के माध्यम से करेंगे। तो जब ये सम्मेलन हुआ, इसी दौरान क्या हो जाता है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए 1939 में, ठीक है, टिहरी रियासत के अगेंस्ट यानी टिहरी रियासत के लिए प्रजामंडल का गठन हो जाता है, प्रजामंडल। ठीक है, और ये डेट अगर पूछता है ये है 23 जैन। ठीक है, 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी 1939 को प्रजामंडल का गठन हो जाता है, और ये गठन होता है आपका देहरादून में। ठीक है, देहरादून। ठीक, इसके अलावा ये अलग अलग जगह इसकी शाखाएं खोली गई थी। ठीक है, अब आपसे अगर पूछता है प्रजामंडल का गठन कहाँ हुआ? देहरादून में। प्रजामंडल का गठन क्यों किया गया था? टिहरी रियासत के खिलाफ उसके मतलब बताता हूँ आपको। ठीक है, उसकी जो नीतियां थी, और किसके कब हुआ था? 23 जनवरी 1939, और अलग अलग जगह इसकी शाखाएं खुली थी। ठीक है, अब जब प्रजामंडल का गठन हुआ तो आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर प्रजामंडल क्यों गठित किया गया था। पता लगा रटने में लगे हैं प्रजामंडल कहाँ गठित हुआ, आंख बंद करके देहरादून देहरादून देहरादून, इससे काम नहीं चलता है। अब जो है थोड़ा एडवांस से चलेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, उपयुक्त सभी, और आप उपयुक्त सभी करके आना। जब आपको लगता है कहीं पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं आंदोलन और पॉइंट आपको अच्छे अच्छे दिखते हैं तो उसका आंसर उपयुक्त सभी होता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था। आप क्या करेंगे? प्रजामंडल के उद्देश्य देखेंगे। देखिए टिहरी की जो पॉलिसी थी टिहरी राज्य में, उसका विरोध करना इसका उद्देश्य था। उसमें एक जो टैक्स था उसको बोलते हैं पौड़ी टुट्टी कर। ठीक है, पौड़ी टुट्टी कर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पौड़ी टुट्टी कर क्या था। ठीक है, देखिए टिहरी रियासत में क्या होती थी, जैसे सामान आते थे, वस्तुएं आती थी, या टिहरी में अंदर एंट्री करेंगी या बाहर एंट्री करेंगे। ठीक है, अब बाई चांस ये टिहरी है, यहाँ से कोई सामान आ रहा है और यहाँ पे टिहरी की क्या है? सीमा है, यानी बाउंड्री है। तो यहाँ पे क्या होंगे? अधिकारी लोग बैठे होंगे इस इलाके में, जो टिहरी राज्य के ऑफिसर्स होंगे, और वो क्या करेंगे? एंट्री करने वाले सामान पे टैक्स लगाएंगे। क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। ठीक है, या इस सीमा से कोई चीज़ बाहर जा रही हो टिहरी राज्य से बाहर, ये बाहर निकल के, ठीक है, यहाँ जो ऑफिसर बैठे होंगे उस सामान पे क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। यानी टिहरी राज्य में वस्तुओं के आवागमन पे या तो अंदर आएंगी या बाहर जाएंगी, उन वस्तुओं पे क्या लगता था? टैक्स, यानी आयात निर्यात कर। ठीक है, क्या लगता था? आयात निर्यात कर।
आयात मतलब कोई चीज़ जब आप मंगाते हैं, निर्यात मतलब जब आप कोई चीज़ भेजते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके राज्य में, आपके देश में कोई चीज़ बाहर से मंगाई जा रही है उसको बोलेंगे आयात। जब आपके देश से कोई चीज़ बाहर को भेजी जा रही है उसको बोलते हैं निर्यात। इसको बोलते हैं एक इम्पोर्ट, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्योंकि बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, वो कहते हैं सर शब्द बता देना। ये होता है आपका क्या, इम्पोर्ट, और ये होता है एक्सपोर्ट। तो पौड़ी टूटी एक प्रकार का टैक्स था जो वस्तुओं के आयात व निर्यात पे लगता था, और इसको मनमाने तरीके से अधिकारी लोग वसूल करते थे। तो टिहरी की जनता इसका क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। एक तो प्रजामंडल का उद्देश्य ये था कि पौड़ी टूटी कर को आप हटाओ, यानी इसका क्या करो, अपोज करो। दूसरा जो उद्देश्य था बड़ा बेगार था, ठीक है। देखो मैंने परसों आप लोगों से कहा था बड़ा बेगार देखना, आपने किसी ने देखा होगा नहीं। बड़ा बेगार, ठीक है। बड़ा बेगार क्या था, अपने आप में एक प्रकार की बेगारी ही हुई, ठीक है। अब देखिए बड़ा बेगार क्या था, जैसे कोई भी भू व्यवस्था है, टिहरी राज्य में कोई भू व्यवस्था चल रही है, उस भू व्यवस्था के प्रबंधन के लिए अधिकारी वगैरह नियुक्त होंगे, देखेंगे कि हो रही नहीं हो रही, सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए, उनकी व्यवस्था के लिए पैसा होगा ही कर दी जनता से कि भाई हाँ तू देख रहा है, ला भाई इसका टैक्स निकाल, इसको पैसा देना है, सैलरी देनी है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट था बड़ा बेगार, यानी एक प्रकार का ऐसा फालतू का टैक्स जो उन लोगों की जो भू व्यवस्था को देख रहे हैं उनकी व्यवस्था के लिए, यानी उसके उनके सुख के लिए क्या कर रखा था, बड़ा बेगार कर रखा था, ठीक है। यानी इस बड़ा बेगार का भी क्या कर रहा था, प्रजामंडल विरोध कर रहा था, बड़ा बेगार, ठीक है। तो बड़ा बेगार क्या था, एक प्रकार का जो भू व्यवस्था को देखने वाले जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं उनकी सुविधाओं के लिए लिया जाने वाला कार्य क्या था, बड़ा बेगार, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए। तो इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य क्या था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना प्रजामंडल का, ठीक है। उत्तरदायी शासन, यानी उत्तरदायी शासन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है। जैसे आपका होता है कि आप किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ये काम करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको जवाब देना होगा, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल। एक होते हैं तानाशाह, जिनका कोई मतलब नहीं, अपने मन से करेंगे, किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। हमारे देश की सरकारें हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही उनकी जनता के प्रति है। अगर ये तानाशाह सरकारें होंगी तो उनकी जिम्मेदारी किसी के प्रति नहीं होंगी, ठीक है। तो प्रजामंडल ये कह रहा था कि महाराज जो है, महाराजा जो है, एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करें, जो उसके अधिकारी वो हो, जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहें, ये नहीं कि तानाशाही करें, ठीक है। ये तीन उद्देश्य किसके थे, प्रजामंडल के। तो जब प्रजामंडल में बाद में श्रीदेव सुमन जी शामिल हो जाते हैं, इसको बल मिलता है, ठीक है। और श्रीदेव सुमन जी कब शामिल होते हैं, 1939, ठीक है। यानी 1939 में सुमन जी इसके क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। यानी कौन सुमन जी, श्रीदेव, ठीक है। श्रीदेव सुमन जी 1939 में किसके मेंबर बन जाते हैं, प्रजामंडल के। और प्रजामंडल के जैसे ही मेंबर बनते हैं वहां से इसको क्या मिलती है, मजबूती मिलने लगती है। इससे आगे को देखिए क्या होता है। क्या होता है, जैसे सुमन जी सदस्य तो बन गए, ठीक है, 1939 में। इससे पहले क्या हो रहा होता है, जब प्रजामंडल गठित हुआ होता है 1938 में, उसी दौरान 1938 में श्रीनगर में एक राजनीतिक सम्मेलन होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है आपका, श्रीनगर में हुआ था, ठीक है। क्या होता है, एक राजनीतिक सम्मेलन। ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो श्रीनगर में राजनीतिक सम्मेलन 1938 में हुआ था उसमें किसने प्रतिभाग किया, या ऐसे पूछेगा, या पूछेगा श्रीनगर में नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित ने कब राजनीतिक सम्मेलन में भाग लिया, ठीक है, 1938 में। देखिए इसमें क्या होता है, श्रीनगर में एक राजनीतिक सम्मेलन होता है। इसमें दो व्यक्ति जो कि बहुत बड़े नाम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, एक तो नेहरू जी, दूसरा विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। इन लोगों ने क्या किया होता है, प्रतिभाग किया होता है, ठीक है। ये लोग आते हैं इसमें। इस राजनीतिक सम्मेलन में सुमन जी की मुलाकात किससे होती है, इन लोगों से होती है। यानी सुमन जी किससे मिलते हैं, नेहरू जी और पंडित विजय लक्ष्मी पंडित जी से। जब सुमन जी इनसे मिलते हैं तो सुमन जी इनको अवगत कराते हैं कि टिहरी जो राज्य है, यानी टिहरी रियासत में है, वहाँ प्रजा के साथ कितना अत्याचार हुआ है, कितना वहाँ प्रजा परेशान है, और प्रजा वहाँ की क्या चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है। जिस बात को नेहरू भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और नेहरू कहीं
कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो प्रजा होती है देशी रियासतों की, उनको अधिकार है कि वो भी क्या है, स्वतंत्र माहौल में जीवन जिए, यानी उनको भी एक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो जब नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जी से इसकी मुलाकात होती है, उसी के अगले वर्ष यानी फरवरी 1939 में लुधियाना में एक और सम्मेलन होता है। ठीक है, देखिए फरवरी 1939 में एक और सम्मेलन कहाँ होता है, लुधियाना में, और इस सम्मेलन का नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ठीक है, लोक परिषद अधिवेशन। ठीक है, लोक परिषद अधिवेशन, इसको ऐसे ही आप लिख लीजिए, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, देखिए फरवरी 1939 में लुधियाना में क्या होता है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन, और इस अधिवेशन में सुमन जी द्वारा प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यानी इस अधिवेशन में सुमन जी पहुंच जाते हैं और किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रजामंडल का, यानी प्रजामंडल यानी टिहरी की ओर से प्रजामंडल का को क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व। और इस जो अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो थी नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, यानी 1939 में, फरवरी 1939 में लुधियाना में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अधिवेशन होता है, जिसमें सुमन जी द्वारा प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व किया जाता है और नेहरू की अध्यक्षता में ये होता है। तो यहाँ भी मतलब सुमन जी आपका इस बात को दोहराते हैं कि कहीं न कहीं टिहरी प्रजा का क्या होना चाहिए, मतलब टिहरी की प्रजा को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी उसके अत्याचारों की ओर उस सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, जब सुमन जी इतने एक्टिव होते हैं प्रजामंडल की ओर से, टिहरी राज्य में भी अपने आप में टिहरी के जो शासक थे या टिहरी के आपकी जो जनता थी, प्रजा थी, वो मतलब मेनली आप ये समझ के टिहरी का राजा अत्याचारी नहीं था, टिहरी के जो वो होते थे अधिकारीगण जो राजा के नीचे काम करते थे, उनका अत्याचार था, जो दीवान वगैरह थे। ठीक है, टिहरी का राजा उस टाइम जब रवाई कांड हुआ तो वो यहाँ था ही नहीं, वो तो यूरोप था। और अभी आपको बताऊंगा जब इनका निधन हुआ था सुमन जी का, उस समय भी वो यहाँ नहीं था, वो अपने आप में कहाँ था, कहीं मुंबई वगैरह किसी सम्मेलन में गया था। ठीक है, नरेंद्र साहब। तो बाद में 1942 में सुमन जी की मुलाकात होती है गांधी जी से। सुमन जी किससे मिलते हैं, गांधी जी से, और गांधी जी से इनकी मुलाकात कहाँ होती है, आपका वर्धा में, वर्धा। ठीक है, सेवाग्राम वर्धा कर दीजिए, और वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, सेवाग्राम वर्धा। ठीक है, इनसे मुलाकात होती है, गांधी जी से सुमन की मुलाकात होती है। वहाँ भी गांधी जी से वो बताते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जब सुमन जी वापस आते हैं, सुमन जी के साथ पूरी जनता खड़ी थी, पूरे टिहरी की प्रजा खड़ी थी, प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे, प्रजामंडल की ओर से मतलब टिहरी के जो राजा थे या टिहरी के जो अधिकारीगण थे, उनके खिलाफ इनका रेगुलर क्या था, उनके भ्रष्टाचार, उनके द्वारा जो अत्याचार किया था जनता के प्रति, उनके खिलाफ विरोध चल ही रहा था। तो आगे जाके क्या होता है, सुमन जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है टिहरी में, और उनको राजद्रोह का क्या लगता है, उस पर आरोप लगता है, और उनकी जो गिरफ्तारी थी, आगे जाके क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है सुमन जी को। ठीक है, कब किया जाता है, गिरफ्तार और राजद्रोह का आरोप लगा के टिहरी से इनको क्या कर दिया जाता है, निष्कासित। टिहरी से इनका क्या हो जाता है, निष्कासन, यानी टिहरी से इनको भगा दिया जाता है। ठीक है, यानी गिरफ्तार करते हैं, राजद्रोह का आरोप भी लगता है, और कहीं ना कहीं टिहरी से इनका क्या कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। जब इतना सुमन जी पे अत्याचार होता है, एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति आपने सुनी होगी स्कूल लेवल में भी, वो इन्हीं के द्वारा कहा गया कि तुम मुझे तोड़ तो सकते हो पर मेरे डायरेक्शन से यानी मुझे मोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, यानी ये इन्हीं के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता भी है आपसे, तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते। ठीक है, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं। ठीक है, सकते हो परंतु मोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये इनने कहा था, मोड़ नहीं सकते आप लिख लेना। तो जब सुमन जी को इतना अत्याचार सुमन जी के खिलाफ हुआ, सुमन जी ने उसके बाद क्या करना था, 24 फरवरी 1944 से जब इनको राजद्रोह का आरोप लगा के गिरफ्तार किया गया, यानी कब किया गया इनको, 24 फरवरी 1944 को। ठीक है, इनको 24 फरवरी 1944 को इनको राजद्रोह का आरोप लगा के क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया, और इसी गिरफ्तारी में जेल में रहते हुए इन्होंने अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, यानी अनशन, ठीक, अनशन शुरू कर दिया, जेल में थे और टिहरी राज्य के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया। और ये तक खैर भले ही मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि इनने खुद कहा था कि मेरा जो यहाँ का महाराज है उसके साथ कोई बैर नहीं है, परंतु मैं यहाँ की प्रजा की स्वतंत्रता चाहता हूँ, किनसे, उन अधिकारियों से जो उन पर अत्याचार करते हैं। ठीक है, यानी टिहरी रियासत के खिलाफ मेरा आंदोलन है, न कि टिहरी के महाराज के खिलाफ। तो इन्हें अनशन कर दिया। इस अनशन के बाद नागेंद्र सकलानी और मौलू सिंह ने क्या कर दिया, विद्रोह का नेतृत्व। नागेंद्र, ये भी आपसे पूछता है। ठीक है, सकलानी प्लस
मौलू सिंह, इन लोगों ने प्रजा को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया और ये क्या करने लगे, नेतृत्व करने लगे। और इनका नेतृत्व 1944 में क्या थी, अपने आप में भू व्यवस्था, उसके अगेंस्ट था। ठीक है, अभी बताता हूँ आप क्या था 1944, ठीक है, 1944 की भू व्यवस्था के खिलाफ, भू व्यवस्था, इस 1944 की भू व्यवस्था के खिलाफ नागेंद्र सकलानी और मौलू सिंह जैसे व्यक्तियों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया, विरोध का नेतृत्व। देखिए ये अनशन पे बैठे, ये जेल में थे। इस अनशन के बाद 84 दिनों तक लगातार बैठने के बाद इनका क्या हो गया था, शहीद हो गए थे। ठीक है, यानी इनका निधन हो गया था। यानी अगर आपसे पूछता है सुखदेव सुमन कितने दिनों तक अनशन पे रही, 84। सुखदेव सुमन कब शहीद हुए, 25 जुलाई आपका लगभग 25 शायद 25 जुलाई है, देख लेना आप। ठीक है, 1944 को इनको क्या हो गया, ये शहीद हो गए। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी हो गए। अब देखिए ये तो शहीद हो गए, आगे क्या था, नागेंद्र सकलानी और मौलू सिंह ने टिहरी राज्य में विरोध का नेतृत्व शुरू कर दिया। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, 1944 में एक नई प्रकार की भू व्यवस्था टिहरी राज्य में आई थी। उस भू व्यवस्था में क्या हुआ था वो देखिए कोई भी जो नया आबाद इलाका था, यानी कोई नई ज़मीन थी जहाँ पे आबाद इलाका था, वहाँ पे ज़मीन को अपने नाम करने के लिए जो अधिकारी थे अत्यधिक मात्रा में क्या लेते थे, घूस लेते थे। आप एक प्रकार का समझ लीजिए टैक्स लेते थे नई आबाद ज़मीन को अपने नाम करने पे। तो उसी चीज़ का नागेंद्र सकलानी और मौलू सिंह क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और ये घटना कब की है, 1944। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ नई आबाद भूमि को अपने नाम करवाने हेतु जो नजराना दिया जाता था, जो टैक्स दिया जाता था, उसका इन लोगों ने क्या किया, विरोध किया, नागेंद्र सकलानी और मौलू सिंह ने। ठीक है, तो जब ये सब घटनाएं होती, आगे जाके क्या होता है, 29 अगस्त 1946 को, कब, 29 अगस्त 1946 को किसके बीच, जो दरबार होता है, महाराजा का जो दरबार होता है और प्रजामंडल के बीच एक समझौता होता है, दरबार प्रजामंडल, इनके बीच एक समझौता होता है। और इस समझौते में, एक संधि में ये कहा जाता है कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, यानी इस दौरान जितने लोगों को जेल में डाल रखा है, देशी रियासतों के जितने भी प्रजा है, उन लोगों को जिसको भी जेल में जो भी राजनीतिक बंदी है उसको आप रिहा करेंगे। ठीक है, इस संधि में क्या कहा गया था, जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उनको आप रिहा कीजिए, रिहा करने के साथ साथ प्रजामंडल के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बिना शर्त आप रिहा कर दीजिए उनको। यानी प्रजामंडल के जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, आपने जेल में डाल रखे हैं, उन लोगों को आप रिहा कीजिए बिना किसी शर्त के, साथ ही साथ आप प्रजामंडल के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब ये संधि पे हाँ हुई थी, लेकिन कुछ ही समय में इनने क्या कर दिया, एक कृषक नेता था, उसका नाम था दौलत राम। ठीक है, कौन था, कृषक नेता दौलत राम, ठीक है। इस दौलत राम को इनने, दौलत राम, ठीक है, इसका क्या कर दिया, कारावास बढ़ा दिया और इसको दंड भी दिया। ठीक है, यानी दौलत राम को, जो कृषक नेता था, इसका कारावास भी बढ़ा दिया और इसको दंड भी दिया, यानी संधि का उल्लंघन कर दिया। मतलब वो संधि हुई नहीं, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, जो कृषक नेता था। तो इस सब के बाद क्या हुआ, प्रदर्शन शुरू हो गए, विरोध शुरू हो गए, लगातार जनता रोड पे उतरने लगी कि हमारे राजनीतिक बंदियों को रिहाई करो। साथ ही साथ नागेंद्र सकलानी और दौलत राम वगैरह भी क्या करने लगे, जेल में अनशन रिहाई के लिए। ठीक है, यानी जो नागेंद्र सकलानी था और दौलत राम थे, इन्होंने भी जेल में क्या कर दिया, हमें छुटकारा दो, हमें मतलब वो करो, रिहा करो। जब जनता इन सबको देख रही थी, लगातार विरोध प्रदर्शन हुए तो सब जो टिहरी राज्य था वो क्या आ गया, बैकफुट पे आ गया। और बैकफुट पे आने के बाद 21 फरवरी 1947, ठीक है, 21 फरवरी 1947 को इन लोगों ने क्या कर दिया, आपका इनको रिहा कर दिया। किसको, नागेंद्र सकलानी हो गया या दौलत राम हो गया या मौलू सिंह वगैरह, इन लोगों को जो भी वहाँ पे राजनीतिक बंदी थे, उन लोगों को क्या कर दिया, स्वतंत्र, मतलब आपका रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद उसी दौरान जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी देख रही थी, देशी रियासतों में प्रदर्शन हो रहे थे। आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो आपका ये पटेल जी थे, वो देशी राज्यों को अपने में शामिल करने में, भारत संघ में शामिल करने में लगे थे। तो कहीं कहीं विरोध भी कर रही थी जनता। तो ब्रिटिश ने एक एक्ट लाया था, उसको बोला जाता था शांति सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, ताकि वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। तो उस शांति सुरक्षा अधिनियम को महाराज द्वारा क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। और कब किया, 28 अप्रैल 1947 को महाराज के द्वारा शांति रक्षा कर देना आप इसको। ठीक है, शांति रक्षा एक्ट यानी अधिनियम को क्या कर दिया गया, स्वीकार कर दिया गया। ठीक है, महाराज द्वारा। और स्वीकार करने के बाद आप सब लोग जानते हैं, भारत भी क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। कब हो गया था, 15 अगस्त
1947 को, ठीक है। भारत क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। इससे आगे क्या होता है वो देखिए आगे का घटनाक्रम। भारत तो आज़ाद हो गया, भारत की आज़ादी से जस्ट पहले एक और घटनाक्रम हुआ था, वो छूट गया था, आप लिख लीजिए, ठीक है। मई 1947 में, ठीक है, मई 1947 में टिहरी का जो प्रजामंडल था उसका एक वार्षिक अधिवेशन होता है। कब, मई 1947 में। इस वार्षिक अधिवेशन में प्रजामंडल क्या निर्णय निकालता है, अभी तक तो क्या कहता है हमें उत्तरदायी शासन चाहिए, अब वो क्या कहने लगे हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, यानी हम टिहरी रियासत में नहीं रहेंगे, हम इस रियासत से क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, ठीक है। यानी मई 1947 में किसका सम्मेलन होता है, वार्षिक प्रजामंडल का, ठीक है। इस प्रजामंडल के सम्मेलन में क्या कहा जाता है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही जाती है, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता। जब पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही जाती है, भारत कब आज़ाद हो जाता है, 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद भारत क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। भारत जब आज़ाद हो जाता है उसी दौरान जो सकलाना के मुआफिदार थे, यानी जो टिहरी राज्य में जो सकलाना पड़ता था, वहाँ के जो जमींदार थे कहें, यहाँ पे मुआफिदार कहें, उनके पास जो भी अधिकार थे, यानी मुआफिदारों द्वारा जो सकलाना का प्रशासन चलता था वो आज़ाद पंचायत को दे दिया गया, ठीक है। यानी टिहरी का भी एक और इलाका था, उसका सकलाना में क्या चल रहा था, देखिए सकलाना, ठीक है। इस टिहरी में जो सकलाना इलाका था, यहाँ के जो मुआफिदार थे यानी जो जमींदार थे, इन लोगों ने अपना जो शासन था वो किसको दे दिया, आज़ाद पंचायत को, ठीक है, आज़ाद पंचायत। यानी ये लोग भी कहीं ना कहीं किसके साथ शामिल हो गए, आज़ाद पंचायत के। अब तो टिहरी का स्वतंत्रता चाहिए ही चाहिए थी, भारत तो स्वतंत्र हो गया, टिहरी अभी टिहरी रियासत ही बना हुआ था, वो भारत में सम्मिलित हुआ ही नहीं था। तो जब इस सकलाना के लोगों ने भी आज़ाद पंचायत को अपना क्या दे दिया, प्रशासन दे दिया, और ये घटना थी 15 दिसंबर 1947 की, ठीक है, 15 दिसंबर 1947 की घटना थी। अब सकलाना का इलाका भी आंदोलन में कूद गया, आंदोलन में सम्मिलित हो गया, भारत आज़ाद हो गया, ठीक है। भारत जैसे आज़ाद हुआ, सकलाना का दे दिया, तो एक और घटना होती है, जब सकलाना जो आपका नागेंद्र सकलानी थे और ये जो मौलू सिंह जी थे, इन लोग तो रिहा हो चुके थे, इन लोगों ने क्या किया, टिहरी में जो कीर्ति नगर था, यानी वहाँ पर एक अदालत थी, उस पर क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, ठीक है, 10 जनवरी 1948, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, जनता ने, प्रजा ने क्या किया, वहाँ की जो नागेंद्र सकलानी थे, नागेंद्र सकलानी, ठीक है, इनके नेतृत्व में क्या किया, टिहरी अदालत, टिहरी अदालत, ठीक है। और ये टिहरी अदालत कहाँ थी, कीर्ति नगर में, ठीक है। इस टिहरी अदालत की जो कीर्ति नगर था, इस पे क्या कर लिया, यहाँ की जनता ने कब्जा कर लिया, और इसके नेतृत्व में नागेंद्र सकलानी थे। जब कब्जा कर लिया, विरोध हुआ, मुठभेड़ हुई, उसी दौरान नागेंद्र सकलानी और दूसरे व्यक्ति थे मौलू सिंह क्या हुए, शहीद हो गए, ठीक है। अगर आपसे पूछता है नागेंद्र सकलानी और मौलू सिंह कब शहीद हुए, 1948 में, आप क्या बताओगे, ईयर बताओगे, ठीक है। ये लोग शहीद हो गए। अब याद रखना, सिरदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, मौलू सिंह सब टिहरी रियासत से संबंधित आंदोलनकारी थे, ठीक है। ये सब जब हुआ तो मजबूरन फिर फाइनली महाराज को ये घोषणा करनी पड़ेगी कि हम प्रजामंडल की मतलब जो भी मांग है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। और महाराजा द्वारा टिहरी जो था, टिहरी नगर में एक सार्वजनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और उस सार्वजनिक सम्मेलन में प्रजामंडल की मांगों को क्या किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है। यानी महाराज द्वारा क्या दिया गया, 15 जनवरी 1948 को, 15 जनवरी 1948 को, 48 को टिहरी का जो इलाका था, टिहरी में एक सार्वजनिक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में क्या किया, प्रजामंडल की मांग को स्वीकार करते हुए उत्तरदायी शासन की बात कही गई, ठीक है, यानी घोषणा की गई। जब उत्तरदायी शासन हुआ, फाइनली आपको 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारत में विलय कर दिया गया, ठीक है। टिहरी राज्य का 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में क्या कर दिया गया, विलय, ठीक है। टिहरी क्या हो गया, विलय हो गया भारत में, ठीक है। और शासक कौन था, मानवेंद्र शाह, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, मानवेंद्र शाह, ठीक है, भारत में विलय हो गया। इसी के साथ वर्षों से चला आ रहा था, जो वर्षों से चला आ रहा पंवार वंश था, उसके वंशज थे, उनका एक लंबा ऐतिहासिक जो क्रम था समाप्त हो जाता है। और जो टिहरी था उसको संयुक्त प्रांत, यानी संयुक्त प्रांत बोले तो यूपी को बोलते थे, ठीक है, संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बनाया गया, 50, ठीक है। संयुक्त प्रांत जिसको यूपी बोला गया बाद में, उसका 50वां जिला बना। आपसे पूछता है अगर टिहरी का जब विलय हुआ उसको किसका जिला बनाया गया, संयुक्त प्रांत, कौन से नंबर का बनाया गया, 50वां। कौन शासक था, मानवेंद्र शाह। कब बनाया गया, 1 अगस्त 1947, 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। ये क्या था, टिहरी का विलय था। और मानवेंद्र शाह जो लंबा चला आ रहा था पंवार वंश का अंतिम शासक, संभवतः 60
यानी 60वें नंबर का क्या था, 60 नंबर यानी 60th पोजीशन पे उसकी क्या थी, मतलब रैंक थी, वो उतने नंबर का राजा हुआ और टिहरी का इस प्रकार से भारत में क्या हो गया, विलय हो गया। इसी के साथ आप लोगों की टिहरी रियासत की क्लासों का आज समापन होता है। टिहरी रियासत आपका ख़त्म होता है। 4 पार्टों में मैंने आपको टिहरी रियासत पढ़ाया था। आगे को जो उत्तराखंड की क्लासें आएंगी, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका के साथ साथ पहला जो उत्तराखंड का पार्ट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वो जो क्लासें होने वाली हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री की, अधिकतम 7 से 8 क्लासें, अधिकतम 7 से 8 क्लासें उत्तराखंड की हिस्ट्री की कंप्लीट होने के बाद आप एक बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े कर्मवीर, एग्ज़ाम फाइटर जिसको कहते हैं, शायद ही मुझे लगता है कि इतने बेहतर तरीके से आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी होगी उत्तराखंड की। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जितनी वीडियोज़ देखी हैं, बस कहीं अगर कोई फैक्ट मिस्टेक हो जाता है, देखिए मैं भी इंसान हूँ, बोलने में त्रुटि हो जाती है, ठीक है। अब ईयर ही तो गलत बताया होगा, ऐसा तो नहीं कि कॉन्सेप्ट गलत बताया। कॉन्सेप्ट कहीं गलत बताया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, या नाम में मिसमैच हुआ होगा या कोई ईयर में मिसमैच हुआ होगा। उसके लिए आप मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, या मेरा कोई कमेंट पड़ा होगा। हर वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा कोई कमेंट अगर पड़ा होगा, कहीं पे मिस्टेक हुई होगी, आप उसको पक्का चेक करना, ठीक है। मैंने वहाँ सही कर दिया होगा। उत्तराखंड हिस्ट्री की आपकी यहाँ पे क्लासें क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। उसके बाद में जो भी शुरू करूँगा उत्तराखंड का, आप लोग टेंशन मत लेना। 5 से 10 आपको क्या मिलेंगे, वन लाइनर। और वन लाइनर आपको कैसे मिलेंगे, जो मैंने पढ़ा रखा है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यानी मेरा आज का अगर टॉपिक, अगर मैं किसी जिले को शुरू करूं, उत्तराखंड में अगर मैं पत्रकारिता पढ़ाऊं, उत्तराखंड में मैं आपको नदियों का सिस्टम पढ़ाऊं, उत्तराखंड का मैं भौगोलिक विभाजन पढ़ाऊं, तो उससे पहले 5 से 10 क्वेश्चन वन लाइनर होंगे और आपके उत्तराखंड की हिस्ट्री से होंगे, वो मेरी वीडियो से होंगे, परीक्षावाणी से होंगे, और जो अच्छी अच्छी किताब है उनका निचोड़ मैं आपको बताऊंगा। आप लोग भरोसा रखिए, इतिहास में अगर आपने इतने चैप्टर पढ़ लिए हैं मुझसे, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, श्योर होगा, और आप ज़रूर मुझसे मिलने सफल होके आएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।